आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। कोयला एवं प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस चैप्टर में आ रहा है मिड टर्म में। इसके बारे में जानेंगे कि वास्तव में कोयला होता क्या है, पेट्रोलियम गैस होता क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, कितने समय बाद होता है, क्यों होता है। इन्हीं सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक गैसों का निर्माण कैसे होता है। कोलतार क्या होता है, कोल गैस क्या होता है, कोल ये पेट्रोलियम कैसे एक प्राकृतिक संसाधन है, क्या ये अच्छा संसाधन है या मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। और रिन्यूएबल एनर्जी कहते किसे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कैसे होता है, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है। और दूसरा कि हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम का परिसंस्करण कैसे करते हैं। परिसंस्करण का मतलब क्या होता है, परिसंस्करण होता कैसे है। और आपका पेट्रोलियम कोयले का निर्माण कैसे होता है, कोयला होता क्या, कोयले का निर्माण की प्रक्रिया में कितनी लंबी समय लेती है, कोयले का निर्माण कब और कितने समय में हो जाता है। इन्हीं सब क्वेश्चनों के बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे कि वास्तव में हमारे आसपास जो पेट्रोलियम और कोयले का निर्माण होता है वह कितने दिनों के बाद होता है। और अगर हो भी जाता है तो क्या जो हमारे पेट्रोलियम हमारी पृथ्वी के अंदर है उसी पेट्रोलियम को हम डायरेक्ट प्रयोग ले लेते हैं, क्या उसी पेट्रोलियम को हम तुरंत उपयोग में ले लेते हैं। वास्तव में क्या ऐसा ही होता है? नहीं। क्या क्रूड ऑयल क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन को हम कैसे अपने लायक बनाते हैं, उनको बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। इन्हीं सब बातों में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। वास्तव में प्राकृतिक गैस कहते किसे हैं। प्राकृतिक गैस का मतलब होता है कि जो हमारे प्रकृति के द्वारा निर्मित है, एक ऊर्जा का संसाधन है प्राकृतिक गैस, जो हमारी प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, उसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। और ये निर्माण की प्रक्रिया अचानक नहीं होती, लाखों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, तब हमारी ये प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। प्राकृतिक गैस में अच्छा प्राकृतिक गैस में क्या प्राकृतिक गैस, अच्छा प्राकृतिक गैस का मतलब क्या होता है। अच्छा है वह प्राकृतिक गैस जिसे हम एक सीमित अक्षय ऊर्जा क्या होती है, अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं, अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या होता है ये भी देखेंगे। और यहीं पे हम इंग्लिश में समझ में ज्यादा आ जाता है, नाम से स्पष्ट हो जाता है, नाम से स्पष्ट हो जाता है री, और एक होता है नॉन री। इन्हीं दोनों शब्दों को पकड़ के रहिएगा। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, नवीकरणीय किसे कहते हैं, अनवीकरणीय किसे कहते हैं। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, नवीकरणीय से फायदा क्या होता है, नवीकरणीय का प्रयोग क्या होता है। नवीकरणीय का मतलब होता है कि वह ऊर्जा जिसे हम पुनः पुनः बार बार, या वह संसाधन जिसे हम पुनः पुनः बार बार प्रयोग में ले लेते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि वह संसाधन जिन्हें हम एक बार प्रयोग करने के बाद उसे हम पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, उसी को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। क्यों और कैसे, नवीकरणीय संसाधन से हम अपने ऊर्जा को पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के रूप में देख लीजिए आप, जैसे सूर्य के प्रकाश को एक व्यक्ति उपयोग एक में लाया कि सोलर लाइट को जला दिया, सोलर लाइट पे लगाया सूर्य के प्रकाश को, सूर्य है यहाँ पर सोलर लाइट था, सूर्य पड़ा इस पे,
प्रकाश दिया, सोलर लाइट को हीट कर दिया, सोलर लाइट को गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद यह सोलर लाइट हीट होकर करके क्या हुआ, ऊर्जा जब गर्म हुआ, गर्म होकर करके इसमें ऊर्जा संचित हुई। ऊर्जा संचित होने के बाद वह जब हम उपयोग में लाए तो हमारे बल्ब जलने लगे। तो हम ये कहे कि ऊर्जा का प्रयोग हम सोलर लाइट से कंजम्पशन करके उसे हम पुनः प्रयोग में लेकर आ गए। लेकिन क्या फिर अब दोबारा गए सोलर सिस्टम, अगले दिन फिर मतलब रात में जलाया, फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन पुनः जब उसका प्रयोग किया वह पुनः चार्ज हो गया, चार्ज होकर करके पुनः जलने लगा बल्ब को। इस प्रकार हम एक दिन प्रयोग कर लें अगर ऊर्जा का सूर्य के, तो वह दोबारा प्रयोग में होता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन प्रयोग आपने कर दिया तो दोबारा प्रयोग में नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि आप पानी को, एक बार आप पानी का प्रयोग करते हो तो जैसे आप पानी का प्रयोग कर कर करके उसको आप जमीन पे ना फेंक कर करके किसी बाल्टी में रख दो, तो उसे सफाई कर कर करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा, जैसे हवा है, हवा को हम एक बार प्रयोग में लाए, लेकिन कवा प्रयोग में लाने के बाद उसे पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। पहली बात तो ये भी पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, और इसकी मात्रा इतनी असीमित है, इसकी मात्रा इतना ज्यादा है कि यह खत्म नहीं हो सकता। एक बार प्रयोग करने के बाद यह खत्म नहीं हो सकता, यह लगातार बढ़ता, लगातार इसकी मात्रा को प्रयोग करते रहें, फिर भी इसकी मात्रा प्रयोग करने से खत्म नहीं होती। इसीलिए हम इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और ये भी बात पता है आपको, संसाधन कहते किसे हैं? तो संसाधन एक प्रकार का क्या है, संसाधन वह उपकरण है, वह माध्यम है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। यानी संसाधन वह माध्यम है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काम करता है। ओके। और संसाधन और क्या हो सकता है, संसाधन और किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है? जो संसाधन है वह माध्यम है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाते। बात साफ है ना? ओके। दूसरी बात देखो, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। मानी एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है जो हम पुनः प्रयोग में लाते रहें, उसकी मात्रा में खत्म नहीं होती है, उसी को हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं? वह रिसोर्स जिसे हम एक बार प्रयोग में लाए लेकिन उसकी मात्रा में कमी नहीं आती है, उसी को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ओके। दूसरी बात देखिए, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये तो अच्छा प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो एक बार प्रयोग में लाने के बाद उसकी मात्रा में समाप्ति नहीं होती है, उसकी मात्रा में कमी नहीं होती है। दूसरा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जिसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद वह पुनः समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल। यह सब ऐसे इस प्रकार के संसाधन है जिसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप पेट्रोल और डीजल को आप गाड़ी में डालते हो, क्या पेट्रोल और डीजल उसी में पड़ा रहता है, दोबारा ला करके मिल जाता है? नहीं मिलता, नेवर। क्यों? क्योंकि वह एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन होने के कारण उसे अब दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हो। पहली बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा कोयले की कहानी। कोयले की कहानी का मतलब क्या है? कोयले की कहानी का तात्पर्य क्या है? कोयले की कहानी का मतलब यह होता है कि जैसे आप ये जानते होंगे कि कोयला अचानक नहीं आया, और कोयला होता क्या है? कोयला एक काला ठोस पदार्थ है जो ऊर्जा उत्पन्न करने का एक साधन है, जो हमारे लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसे हम कोयला कहते हैं। बात स्पष्ट है। दूसरी बात कि कोयले का निर्माण कैसे होता है? क्या कोयले का निर्माण अचानक हो जाता है? नहीं। कोयले का निर्माण होने के लिए लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया का मतलब है कि यहाँ पर मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। कोयले के निर्माण की प्रक्रिया के लिए 300 साल, अकॉर्डिंग टू बुक
300 मिलियन लग जाता है। यह 300 मिलियन की लंबी प्रक्रिया के बाद जब हमारे पृथ्वी पर ठोस, द्रव, अलग-अलग प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं, अर्थात अपशिष्ट मटेरियल हमारी पृथ्वी के सतह के अंदर जाते हैं। जाने के बाद वह क्या होता है? तरल अवस्था हमारी पृथ्वी पर सतह के अंदर गर्म होती है पृथ्वी की। हमें पता है कि नीचा जब हम पृथ्वी के गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ने लगता है और इसीलिए जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं वह ठोस पदार्थ हमारे पृथ्वी के नीचे जाकर कर करके क्या करते हैं? हमारी पृथ्वी के नीचे जाकर कर करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिघलने लगते हैं। वह पिघल कर करके क्या करते हैं? पिघलने के बाद वह जब ऊपर तरल अवस्था में आ जाते हैं तो पेट्रोलियम डीजल का निर्माण होने लगता है। लेकिन जो पिघलने से पहले की अवस्था होती है यानी काले कलर ठोस अवस्था में होती है वह कोयला होता है। अर्थात जब हमारे अलग अलग प्रकार के ठोस मतलब अपशिष्ट पदार्थ पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जाने के बाद वह क्या करते हैं? पृथ्वी के अंदर जाने के बाद अलग अलग प्रकार के कोयला, पेट्रोलियम मतलब कोयले का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोयला कहते हैं। और कोयला निर्माण होने के पहले और बाद में कोयले ही सिर्फ निर्माण नहीं होता, उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के मटेरियल का, अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। अलग अलग पदार्थ, अलग अलग प्रकार के मटेरियल का, अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। वो निर्माण क्यों और कैसे होता है? वह निर्माण लंबी प्रक्रिया के बाद होता है, बात सच है। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है। वो क्या है? कोक है, कोलतार है, कोल गैस है, पेट्रोलियम है। ये चार दिख रहे हैं साफ साफ कि इनका निर्माण होता है। कार्बनीकरण क्या होता है? कार्बनीकरण का मतलब क्या होता है? कार्बनीकरण किसे कहते हैं? कार्बनीकरण का मतलब होता है कार्बन का निर्माण होना। परिसंस्करण मतलब होता है सफाई होना। जैसे वैसे लंबे समय प्रक्रिया के बाद जब हमारे कोयले का निर्माण होता है तो उसी जब हमारी पृथ्वी के अंदर तमाम प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जब जाते हैं और कोयले का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बनीकरण कहलाती है। उस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। दूसरी बात, कोक किसे कहते हैं? कोक एक ठोस शुद्ध कार्बन का रूप होता है, इसी को हम कोक कहते हैं। शुद्ध कार्बन का रूप क्या कहलाता है? कोक कहलाता है। कोलतार क्या कहलाता है? जिसे आप डामर कहते हो, जिसे आप जानते हो अपने आसपास के वातावरण में अपने आसपास देखते हो सड़क बनाने में कोलतार का प्रयोग करते हैं। सड़क जब बन रहा होता है तो उस पर हम डामर बिछाते हैं ना, किसी चीज को चिपकाने के लिए कोलतार का प्रयोग करते हैं। क्यों ऐसा होता है कोलतार में? क्योंकि उसमें जो गम होता है मतलब लिक्विड फॉर्मेट में होता है। लिक्विड फॉर्मेट में जब सूख जाता है तो वह ठोस हो जाता है, जिसकी वजह से जिस पर वो रखा जाता वो चिपक जाता उस पर। और वह कोलतार का प्रयोग, कोलतार कैसे निर्माण होता है? जो ठोस शुद्ध अपशिष्ट पदार्थ होता है वह उसी के जस्ट ऊपर उसी के जस्ट ऊपर आप देखोगे कि लिक्विड फॉर्मेट में होगा। यानी जैसे आपका पता है कि आप अगर पानी होगा, ठोस जो होगा ऐसा बैठा रहेगा नीचे, लेकिन जो पानी होगा पानी बीच बीच में यहाँ पर तैरता रहेगा। इसके ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा? पानी होगा और यहाँ पर क्या होगा? गैस होगा। क्या होगा? गैस। और यानी ठोस, ठोस, तरल, गैस। ठोस, तरल, गैस। इसका मतलब क्या है? जो ठोस होता है, ठोस पदार्थों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? ठोस पदार्थों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं? ठोस पदार्थों का प्रयोग हम बड़े चट्टान के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? बड़े बड़े चट्टान होता है, वो चट्टान जब तोड़ा जाता है तो कोयले का
निर्माण होता है। अरे कोयला हमारी पृथ्वी की सतह पर कैसे आता? आपको पता होगा कि जो हमारे ज्वालामुखी उद्गम होते हैं, तो नीचे से अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वह ला करके पृथ्वी के सतह पर जमा कर देते हैं। इस वजह से भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हमारी पृथ्वी की सतह से नीचे से ऊपर चले आते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं उसे? ठोस पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। यह ठोस पदार्थ हमारे पृथ्वी के सतह से नीचे बनता है, और वह जब ज्वालामुखी आता है तो वह ऊपर चला आता है। इसके माध्यम से आ जाता है। नहीं आ पाता तो नीचे बना जमा पड़ा रहता है। हम खुदाई के माध्यम से उसे निकाल सकते हैं, निकाल लेते भी हैं। कोयला गैस क्या होता है? कोयला गैस का मतलब होता है कि जो कोल तार के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो क्या होता है? कोल गैस होता है। यानी कोयला, यहाँ देखो इसको क्या कहेगा? कोयला, कोल गैस, कोल तार, कोल गैस। क्यों? यह देखो इधर इस साइड में लिख देता हूँ, इस साइड में लिख दे रहा हूँ, देखो इधर। ठोस में क्या आएगा? कोयला आएगा। कोल तार आएगा। कोल गैस होगा। कोल गैस होगा। यानी कोल गैस, कोल तार, कोयला, ये क्या होगा? ये हमारे अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग सतहों पर पाए जाएंगे। कोयला ठोस अवस्था में, कोल तार तरल अवस्था में, कोल गैस किस अवस्था में? गैस की अवस्था में। ये जो गैस की अवस्था में कोल गैस है, ये कोल गैस हमारी पृथ्वी पर एक प्रकार से 3 लेयर में बटे हुए हैं। कोल गैस हल्की गैस है, तो वह सतह पर वह कोल पानी में तो टिकेगा नहीं, न कोयला ठोस पदार्थ के ऊपर टिकेगा। वह पृथ्वी की सतह के ऊपरी हिस्से में चला आएगा। इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे? कोल गैस कहेंगे। और यही कोल गैस के बीच बीच में, कोल तार के बीच बीच में पेट्रोलियम भी होता है। यानी पेट्रोलियम भी होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम भी होता है। इसी जो कोल गैस है, कोल तार के बीच बीच में पेट्रोलियम भी होता है। ओके। दूसरी बात कहा जा रहा है पेट्रोलियम का परिसंस्करण। अगर हमने माना कोल तार से निकाल लिया पेट्रोलियम, तो इसका परिसंस्करण का मतलब क्या है? इसके परिसंस्करण का मतलब होता है कि जो कोल गैस होता है, कोल तार होता है और कोयला होता है, उनके बीच में तरल अवस्था में कुछ पदार्थ होता है जिसे हम कोल तार कहते हैं। उस कोल तार को जब हम लेकर आते हैं, उसका परिसंस्करण भी करते हैं। और दूसरा, कोयले का पेट्रोलियम का परिसंस्करण कैसे करते हैं? पेट्रोलियम का परिसंस्करण का मतलब होता है कि जो पेट्रोलियम हमारे पृथ्वी के सतह से नीचे से लाया जाता है, ऊपर लाया जाता है, मतलब पाइप के द्वारा, उसमें सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल नहीं मिक्स होता, उसमें बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ मिक्स होते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों की सफाई के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसी को हम पेट्रोलियम का परिसंस्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम का परिसंस्करण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के माध्यम से को पेट्रोल के जिस प्रक्रिया के माध्यम से पेट्रोल के क्या जिस प्रक्रिया के माध्यम से पेट्रोल के क्या करते हैं? पेट्रोल का सफाई करते हैं, उसी को हम पेट्रोलियम का परिसंस्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम पेट्रोलियम का परिसंस्करण कहते हैं। ओके। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस हम क्यों कह रहे इसे? क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गैस है, इसलिए हम इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति के द्वारा बनी होती है। ये जो कोल गैस है, इसी को हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का इसमें क्या है?
प्राकृतिक गैस को हम कोल गैस कहते हैं। ये कोल गैस प्राकृतिक गैस है जो इसका प्रयोग कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कितनी मात्रा में होता है। ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे लंबी लिस्ट क्वेश्चन की है, लेकिन ये प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम परिसंस्करण के समय जो गैस उत्पन्न होती है वह प्राकृतिक गैस प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है, इसीलिए हमारे इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। और ये प्राकृतिक गैस में आता कौन कौन है। प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल कंप्रेस CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। जो CNG का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस। इसका प्रयोग CNG कहा जाता है कि पेट्रोलियम गैस से जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस जो हमारी LPG है, उससे जो हम इस्तेमाल करते हैं डीजल और पेट्रोलियम से अपेक्षा CNG और आपको PNG LNG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसे हम पेट्रोल को LPG भी कहा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और CNG को कंप्रेस नेचुरल गैस। और ये इसका प्रयोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। लेकिन आप ये बताइए कि CNG LNG में और पेट्रोल में सबसे कम प्रदूषक कौन होगा। सबसे कम प्रदूषक जो होगा वह जो हमारा CNG होगा वो होगा। क्यों, क्योंकि उसमें उसकी सफाई, उसका परिसंस्करण बहुत अच्छे ढंग से किया गया है, और उसके परिसंस्करण के समय उसमें से जो कार्बन सल्फर के हिस्से थे उसको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जिससे वह पेट्रोलियम और उस प्राकृतिक गैस को प्रयोग करते समय वह कार्बन और सल्फर का उत्सर्जन ज़्यादा नहीं करता है, इसलिए हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्राकृतिक गैस है वह प्राकृतिक गैसों में CNG का प्रयोग की मांग बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि वह हमारे वातावरण के लिए अच्छा होता है, वह हमारे वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता बेहतर ढंग से। अवशोषित कर लिया जाता मतलब कि जो हमारा क्या नाम है इसका CNG है, CNG के माध्यम से CNG जो होती है वह कम से कम मात्रा में पेट्रोल कम से कम मात्रा में सल्फर और किसका सल्फर का उत्सर्जन कम से कम मात्रा में करती है। ओके। दूसरा, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, क्यों, क्योंकि हमारे वातावरण, हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन उनकी मात्रा सीमित क्यों है और कैसे। अगर हम वह पृथ्वी के उनका निर्माण का प्रक्रिया बहुत लंबे समय में होती है, इसीलिए हमें कहते हैं कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा सीमित है। और यह सीमित होने का रीजन क्या है कि उनके निर्माण की प्रक्रिया लंबा होती है, उनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, इसीलिए बहुत सारे प्राकृतिक गैस तो हैं लेकिन वह बहुत सीमित है। हमारे निर्माण की प्रक्रिया, हमारे प्रयोग करने की क्षमता इतना तेज है कि उसको हम जल्दी से अगर चाहें तो 1-2 साल 5 साल में खत्म कर दें पूरी प्राकृतिक गैस को, चाह लें तो। लेकिन उनके निर्माण के लिए हमें कितना साल लगती है, 300 मिलियन, 3 लाख साल। अब 300 मिलियन लगेगा तो इसका मतलब हुआ कि उसके निर्माण के लिए हम 300 साल इंतजार करें, खत्म करने के लिए 10 साल में 15 साल में खत्म कर दें, तो आपको बाकी समय क्या करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता प्राकृतिक गैस सीमित है, और इस प्राकृतिक गैस को जो हमारा संरक्षित रखने वाला है पेट्रोलियम संरक्षण सोसाइटी, ये जो कानून है उसकी वजह उसी से हम प्राकृतिक गैस को सीमित मात्रा में प्रयोग करने की सलाह देते हैं, क्योंकि हमारे वातावरण, हमारे पृथ्वी पर जो प्राकृतिक गैस है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। अगर हम उसको दोहन बहुत तेजी से करेंगे तो उसका दोहन तेजी से करने की वजह से नुकसानदायक हो सकता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये चैप्टर एक बार रिवीजन कर लीजिए, ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में हम फास्ट और थोड़ा सीमित मात्रा में जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास में आपको रिवाइज किया जाता है, क्योंकि मिड टर्म में आपके आ रहा है। तो जब आप क्लासरूम में बैठते हैं तो आप अच्छे से लिखते भी हैं और उसको सुन सुन कर करके मतलब समझते भी हैं। और यहाँ पर रिवीजन क्लास में होता क्या है कि आप बहुत सारे टॉपिक को
एक साथ मुझे कम लिमिटेड टाइम में बताना होता है। तो लिमिटेड टाइम में बताने के कारण आपकी थोड़ी हम स्पीड में बताने की कोशिश करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।